नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का यह पेपर है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि आप टीजीटी सोशल साइंस से पेपर देने वाले हैं, टीजीटी एग्जाम में सोशल साइंस विषय से आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह पेपर दोस्तों 2021 का है, इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस में कुल 4 विषय पूछे जाते हैं। 4 में से केवल 2 ही विषय आपको करना होता है। ठीक है, 4 विषय कौन कौन होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। 4 में से कोई 2 विषय आपको करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप देखेंगे यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिया जाता है। 4 में केवल 1 प्रश्न आपको करना होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है भूगोल का, तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के प्रश्नों को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए चारों प्रश्नों में पहले एक प्रश्न का जो उत्तर भरना होता है उसे देख लेते हैं। चारों प्रश्नों को वैसे हम देखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अलेप्पी बंदरगाह जो है यह केरल राज्य के अलेप्पी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल राज्य के अलेप्पी जिले में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह दोस्तों लक्षद्वीप सागर के किनारे बसा हुआ है, जो अरब सागर का एक दक्षिण पूर्वी अंश है। पूर्व के वेनिस के रूप में विख्यात है। अलेप्पी हमेशा से ही दोस्तों केरल के समुद्री इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वर्तमान समय में दोस्तों यह खूबसूरत गंतव्य अपने नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन, कुणाल। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कुणाल जो है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुणाल हड़प्पा स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। इतिहासकारों ने दोस्तों उस समय कई अवशेषों को खोजा था। इनमें मिट्टी के बर्तन, त्रिकोणीय आकार के टेराकोटा के लिपियां, चांदी के सिक्के, एक मुकुट शामिल है। ये सभी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? देखिए जो 4 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं, आपका जो सब्जेक्ट जो है उसी सब्जेक्ट से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अत्यधिक निवेश की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, अत्यधिक निवेश की अवस्था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, अत्यधिक निवेश की अवस्था। देखिए रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था अत्यधिक निवेश की अवस्था नहीं है। आपको यहाँ पर बताना था कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन नहीं है। रोस्टो ने दोस्तों अपने आर्थिक समृद्धि के सिद्धांतों में आर्थिक वृद्धि की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इस सिद्धांत को वर्ष 1960 में प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ऑप्शन है एक्टन, गिलक्रिस्ट, गार्नर, डिमार्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गार्नर के अनुसार यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अनेक राजनीति शास्त्रियों की मान्यता है दोस्तों कि प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का ही विषय है, और विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए दोस्तों, यहाँ से अब ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आप ज्योग्राफी से टीजीटी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न आपके सामने है, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है डेविड हार्वे, पीटर हैगेट, DM स्मिथ, रिचार्ड पीट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक DM स्मिथ ने लिखी है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ह्यूमन जियोग्राफी मतलब मानव भूगोल। ये दोस्तों भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन है संवलन, संधि, अधःवंश, अधिक्षिप्त वलन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गारो राजमहल विदर का निर्माण अधःवंश द्वारा
हुआ था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। गारो पर्वत दोस्तों भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में दोस्तों गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिसमें मुख्यतः गारो लोग शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है सह्याद्री के उच्च भागों पर, रायलसीमा प्रदेश, बघेलखंड प्रदेश, महाराष्ट्र का लावा पठार। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, एकाकी ग्रामीण बस्तियां सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप दोस्तों समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इनकी सड़कें आयताकार होती हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु के लिए, पशु एवं पौधों के लिए, पौधे या जीवों के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण पशु और पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पशु और पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता दोस्तों जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है वी ग्रास्ट, एडू टोइट, ए वेगनर, जी एस डरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक एडू टोइट ने लिखी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। 1903 में दोस्तों एडू टोइट को भूविज्ञानी के रूप में नियुक्त किया गया था केप ऑफ गुड होप के भूवैज्ञानिक आयोग, और इन्होंने बड़े हिस्से के मानचित्रण द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के भूविज्ञान का व्यापक ज्ञान विकसित किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मानसून शब्द दोस्तों अरबी शब्द मौसमी से आया है, जिसका अर्थ ऋण होता है। मानसून एक ऐसे क्षेत्र में मौसमी हवा के बदलाव का वर्णन करता है, जो आमतौर पर वर्षा से नाटकीय वृद्धि के साथ होता है। देखिए दोस्तों, मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश भारत और पड़ोसी देशों में अंग्रेजी में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से बहने वाली बड़ी मौसमी हवाओं को संदर्भित करने के लिए किया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है। ऑप्शन है निग्राइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलियाड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, बुशमैन होटेनटाट प्रजाति निग्राइड प्रजाति से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बुशमैन अथवा सान लोग दोस्तों अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। जलवायु की प्रतिकूल दिशाओं के कारण दोस्तों वे लोग ना तो कृषक हैं और ना तो पशुपालक ही हैं, अतः इनके भोजन की दोस्तों सामग्री इनके द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु ही हैं। वस्त्र के नाम पर दोस्तों अत्यधिक गर्मी के कारण इनके शरीर पर काफी कम वस्त्र होते हैं। पुरुष एक लंगोटा और स्त्रियां भी मात्र अधो अंगों को ढकने भर का वस्त्र पहनती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी का दिन रात बराबर ना होने का कारण पृथ्वी का धुरी पर झुका होना है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है दोस्तों, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है, यह बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, तो दूसरा भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बेसाल्ट, सेल, सिलिका, मैग्नीशियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। सिलिका दोस्तों परतदार चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? ऑप्शन है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। दूसरा है अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त। तीसरा है शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, अप्रयोजनीय, संभाव्य या दुर्लभ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। संसाधन शब्द का अभिप्राय दोस्तों साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि दोस्तों मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ग्राबेन उत्पन्न होता है, ऑप्शन है अक्षय से, वलन से, भ्रंशन से, अपरदन से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ग्राबेन भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। ग्राबेन भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। इन्हें दोस्तों जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, आपको यही बताना है। पहला कथन है महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, तो यह सत्य है दोस्तों। दूसरा है दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, यह भी सत्य है। तीसरा है पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, यह भी आपका सही है। सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, तो यहाँ पर दोस्तों चारों कथन सत्य हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन है जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, डेल्टा एवं लोयस पर, टिल मैदान तथा हिमदरारों पर, निमज्जित तट तथा बिलियन घाटी पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्लेसर निक्षेप जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। प्लेसर निक्षेप से तात्पर्य है कि नदियों के तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों नदियों की तली में सोने के भी निक्षेप मिलते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, क्या कहते हैं? गांव, कृषि गृह, शोभ खोज, वासगृह। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, रूस के ग्रामीण अधिवास को शोभ खोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शोभ खोज कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966-67 के मध्य हुआ है। इस क्रांति का पूरा श्रेय दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को समर्पित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, अपलेशियन पर्वत। 2021 का पेपर है दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में मोड़दार पहाड़ का उदाहरण एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलन बढ़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहा जाता है। एंडीज पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्राल बस्ती किससे संबंधित है? ऑप्शन है तुंगू, याकूत, सकाई, मसाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, क्राल बस्ती मसाई से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मसाई नीलोत जनजाति है, ये अफ्रीकी झीलों के आसपास निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? ऑप्शन आपके सामने है उष्ण प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, समुद्री प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों,
उष्ण प्रदेश में जैव विविधता में संपन्न है। उष्ण प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन ब्राजील। ब्राजील दोस्तों रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सभी रबर के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राजील रबर का उत्पादक नहीं है, बल्कि ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान दोस्तों संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व के सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में डार्विन का अवतलन सिद्धांत और मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां दोस्तों ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है नीलगिरी, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, कोडाई कैनाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेनियार। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मिलान करना है। जी बी एरी ने दोस्तों नहर सिद्धांत दिया है, इसलिए ए को आप चौथे से मिलाएंगे। दूसरा है डब्ल्यू हेवेल ने दोस्तों प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है। कौन सा? प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है, इसलिए बी को आप तीसरे से मिलाएंगे। आर ए हैरिस ने दोस्तों अस्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया है। कौन सा? अस्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया है, इसलिए सी को आप पहले से मिलाएंगे। इसाक न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया है, इसलिए डी को आप दूसरे से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर 4 3 1 2, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? BBR, BAR, BBW या BAW। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में BBR प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु वैज्ञानिक थे थॉर्नवेट। इन्होंने दोस्तों 1931 एवं 1933 में जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर किया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? मैकिंडर ने, ब्लास ने, बैरोज ने, ब्रून्स ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में बैरोज ने वर्णित किया है। किसने वर्णित किया है? बैरोज ने वर्णित किया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। प्रवाल भित्तियों को विश्व में सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है और इसे समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? ऑप्शन है उत्तर पूर्व हिमालय, पूर्वी हिमालय,
हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में हम करेवा निर्माण को पाते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? ऑप्शन है एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का, खिरगिज का। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यूर्त जो है ये खिरगिज प्रजाति का घर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। खिरगिज दोस्तों मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं। खिरगिज मूलतः पशुचारक हैं, किंतु आज ये सामूहिक कृषि फार्मों के द्वारा अस्थायी कृषि करने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हेक्टोपास्कल। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है, क्या है? ऊर्जा, वायुदाब, ओजोन परत की मोटाई, सौर विकिरण। किसकी इकाई है आपको यह बताना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की एक इकाई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ओजोन परत की मोटाई दोस्तों डाप्सन में मापी जाती है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, कहाँ स्थित है? कनाडा में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों लेनिनग्राड पत्तन रूस में पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संसाधन संरक्षण के लिए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना और साथ में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और संसाधनों का विकास करना, ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। इस प्रश्न को दोस्तों आयोग ने गलत माना था, इसलिए सभी को यहाँ पर कॉमन अंक दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है। ऑप्शन है 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? ऑप्शन है E.W. जिम्मरमैन, C.O. सावर, वाइडल डी ला ब्लास, जी टैथम। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है वाइडल डी ला ब्लास। यह कथन दोस्तों वाइडल डी ला ब्लास का है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है राजस्थान अंता, यह तो आपका सही है। दूसरा है उड़ीसा गौरीपुर, उड़ीसा गौरीपुर यह सही नहीं है, यही आपको बताना था। गुजरात सिक्का यह भी सही है। बिहार बरौनी यह भी आपका सही है। गौरीपुर दोस्तों ये भारत के असम राज्य के धुबरी जिले में स्थित एक शहर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? होम्स द्वारा, जोली द्वारा, वेगनर द्वारा, जेफरीज द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों जेफरीज द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है?
ऑप्शन है 11 क्षेत्रों में, 12 क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में, 14 क्षेत्रों में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना कहा जाता है। किसे? खनिज तेल क्षेत्र को, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में स्थापित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। कारण है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, इसीलिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोकलाम पठार किसके त्रिसंगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है भारत, म्यांमार एवं चीन, भारत, चीन एवं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत, भारत, चीन एवं भूटान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम स्थल पर डोकलाम पठार स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ऑप्शन है चक्राकार, क्रॉस के आकार का, रेखाकार, वर्गाकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों रेखाकार। रेखाकार प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहला है यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। दूसरा है यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। तीसरा है यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायुगत के समानुपातिक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कोरियालिस बल यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यह सही नहीं है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, यही आपको बताना था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों, कोरियालिस बल जो है यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह दोस्तों एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। कौन सा सही नहीं है, यही आपको बताना था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों वनों के प्रकार और मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका मुख्य क्षेत्र कांगो बेसिन है, यह सही है। दूसरा है कोड़धारी वन, इसका मुख्य क्षेत्र उत्तरी कनाडा है, यह भी सही है। तीसरा है भूमध्य सागरीय वन, इसका मुख्य क्षेत्र कैलिफोर्निया है, यह भी सही है। चौथा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसका मुख्य क्षेत्र मंगोलिया नहीं है, यह गलत है, यही आपको बताना था। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है? ऑप्शन है भ्रंश घाटी, जलोढ़ पंख, वलन, क्रेटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मृत सागर दोस्तों समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लुसियन फेब्रे, जेन ब्रून्स, ईसा बोमेन, जी टेलर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1904, 1884, 1917, 1894। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है?
देखिए दोस्तों, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है? केरल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पर स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, औद्योगिकरण या कृषि, भोजन संग्रह, नगरीकरण या भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम है भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, पीत वामन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शनि, सूर्य, अरुण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, पीत वामन सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है यह सौर मंडल का प्रधान होता है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः किसमें किया गया है? अंतर किसमें अंकित किया गया है? उत्तर प्रदेश में सिक्किम राज्य में, या हरियाणा एवं नागालैंड में, या पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम में, या बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, 2001 से 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। कथन है, अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। यह बिल्कुल सही है। कारण है दोस्तों, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कृषि क्रांति से कोई भी संबंधित नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो यह दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और नील क्रांति की बात करते हैं या नीली क्रांति की बात करते हैं तो इसका संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है, और पीली क्रांति की बात करते हैं तो पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सैल, बलुआ पत्थर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। किसमें? ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्योग्राफी के सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही प्रश्न टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।